दोस्तों, आजकल आप हर जगह सुनते होंगे, भारत विश्व गुरु बन रहा है। चाहे प्रधानमंत्री की स्पीच हो, न्यूज़ चैनल का डिबेट या फिर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, हर जगह ये दावा गूंजता है। लेकिन क्या ये सच में हो रहा है या ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा है जो चुनाव जीतने और जनता का मन बहलाने के लिए बनाया गया है? विश्व गुरु, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक ताकतवर, समृद्ध और ज्ञान से भरपूर भारत की तस्वीर बनती है। एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाए, नेतृत्व करे और हर मामले में सबसे आगे हो। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या आज के भारत की स्थिति वाकई ऐसी है? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें ये समझना होगा कि विश्व गुरु का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से नहीं है। इसके लिए कई पैमानों पर खरा उतरना पड़ता है, जैसे अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, मानवाधिकार और ग्लोबल डिप्लोमेसी। इतिहास में देखें तो विश्व गुरु शब्द का इस्तेमाल पहली बार स्वतंत्रता के बाद ज्यादा सुनने को मिला। लेकिन इसकी जड़ें और भी पुरानी हैं। जब प्राचीन भारत को नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का घर माना जाता था, जब भारत का विज्ञान, गणित और दर्शन दुनिया में मिसाल था, उस समय भारत न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत था, बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक रूप से भी अग्रणी था। आज 21वीं सदी में मोदी सरकार के दौर में विश्व गुरु शब्द एक बार फिर से हेडलाइन बन गया। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह शब्द इस्तेमाल किया। संयुक्त राष्ट्र, G20 और BRICS जैसे फोरम पर उनका दावा था कि भारत अब न सिर्फ अपनी समस्याओं को हल कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बन रहा है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, क्या आंकड़े भी इस दावे की पुष्टि करते हैं या फिर ये सिर्फ भाषणों और विज्ञापनों में ही सीमित है? आगे हम इसी को परखेंगे, कागज पर, ग्राउंड रियलिटी पर और अंतर्राष्ट्रीय तुलना में। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनके भाषणों में एक नया जोश था। अगला दशक भारत का होगा, भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। ये नारा सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी जोर शोर से पेश किया गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके में बड़े बड़े इवेंट्स आयोजित हुए, जहां NRIs की भीड़ ने मोदी को रॉक स्टार जैसा वेलकम दिया। सरकार ने इस दावे को मजबूत करने के लिए कई पहलें की। मेक इन इंडिया, दुनिया की फैक्ट्रियों को भारत में लाने का सपना, डिजिटल इंडिया, इंटरनेट और डिजिटल पेमेंट्स को हर कोने तक पहुंचाना, स्टार्टअप इंडिया, युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्वच्छ भारत मिशन, साफ सफाई के मामले में दुनिया को एक उदाहरण दिखाना, G20 अध्यक्षता, भारत को वैश्विक कूटनीति के केंद्र में लाना। ये सब सुनने में शानदार लगता है, लेकिन जब हम इनका ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है। सरकार का दावा है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये सच है, लेकिन ध्यान दीजिए, ये आंकड़ा कुल GDP का है, जिसमें हमारी 140 करोड़ की आबादी भी शामिल है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम देखें तो भारत 2024 में दुनिया में 142वें स्थान पर है, यानी औसत भारतीय की कमाई कई अफ्रीकी देशों से भी कम है। विश्व गुरु बनने के लिए सिर्फ टोटल साइज मायने नहीं रखता, लोगों की जिंदगी का स्तर भी ऊंचा होना चाहिए। आज भी हमारे कई सरकारी स्कूलों में टॉयलेट तक नहीं है, शिक्षकों की कमी है और 2023 की रिपोर्ट के अनुसार हर 5 में से 3 बच्चे बेसिक गणित और पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं। अगर हम नालंदा जैसे ज्ञान के मंदिरों के वारिस हैं, तो क्या यह स्थिति हमें गर्व दिला सकती है? कोविड महामारी ने दिखा दिया कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर है। ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बेड का संकट और दवाइयों के लिए मारामारी। क्या ये एक विश्वगुरु देश की पहचान है? WHO के आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्रति 1000 लोगों पर सिर्फ 9.9 डॉक्टर हैं, जबकि विश्व औसत 1.6 है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार युवाओं में बेरोजगारी दर 2024 में 17% तक पहुंच गई, यानी हर 6 में से 1 युवा बेरोजगार है। इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के बावजूद
नौकरी का संकट खत्म नहीं हुआ। G20 और ब्रिसेस जैसे मंचों पर भारत की मौजूदगी वाकई बड़ी बात है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्व गुरु कहलाने के लिए सिर्फ मंच पर भाषण देना काफी नहीं। देश को वैश्विक नीति में निर्णायक भूमिका निभानी होती है, जो फिलहाल अमेरिका, चीन और यूरोप के हाथ में है। तो सवाल ये है, क्या ये सारी उपलब्धियां और चुनौतियां मिलकर हमें सचमुच विश्व गुरु बनाती हैं, या ये सिर्फ एक सपना है जो भाषणों और इवेंट्स में ज्यादा चमकता है? आज के दौर में राजनीतिक भाषणों में नेहरू को लेकर कई तरह की आलोचनाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो हमें एक अलग तस्वीर दिखती है। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने चुनौतियां पहाड़ जैसी थीं। गरीबी, अशिक्षा, बंटवारे का दर्द और एक टूटी फूटी अर्थव्यवस्था। लेकिन इसी दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कई साहसिक कदम उठाए। शीत युद्ध के समय पूरी दुनिया दो गुटों, अमेरिका और सोवियत संघ, में बंटी हुई थी। नेहरू ने भारत को किसी का पिछलग्गू बनने के बजाय गुटनिरपेक्ष रास्ता चुना। इस नीति ने भारत को एक स्वतंत्र और सम्मानित पहचान दी, जहां विकासशील देशों ने हमें एक नेता के रूप में देखा। ये एक तरह से विश्वगुरु सोच का शुरुआती स्वरूप था। नेहरू ने IIT, AIIMS और ISRO जैसी संस्थाओं की स्थापना की। इनका असर दशकों बाद भी दिख रहा है। आज अगर भारत IT और स्पेस रिसर्च में मजबूत है, तो इसकी जड़ें नेहरू युग में ही डाली गई थीं। हालांकि उस दौर में भारत गरीब था, लेकिन नेहरू ने पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देकर इंडस्ट्रियल बेस तैयार किया। भिलाई, राउरकेला, बोकारो जैसे स्टील प्लांट उसी का हिस्सा थे। उस समय GDP ग्रोथ भले ही धीमी थी, लेकिन भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक उभरते हुए देश के रूप में देखा जाता था। नेहरू की विदेश नीति ने भारत को मोरल पावर के रूप में पहचान दिलाई। 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस में एशिया और अफ्रीका के देशों ने भारत की लीडरशिप को सराहा। उस समय भारत को विश्वगुरु शब्द से नहीं, बल्कि नैतिक नेता, मॉरल लीडर के रूप में जाना जाता था। नेहरू युग में भारत की ताकत नैतिक नेतृत्व, शिक्षा और स्वतंत्र विदेश नीति पर थी। मोदी युग में भारत की ताकत बड़े इवेंट्स, डिजिटल प्रगति और आर्थिक साइज पर है। दोनों युगों में एक समानता है। दोनों में भारत को दुनिया में नेता बनाने का सपना था। लेकिन फर्क ये है कि नेहरू का मॉडल लॉन्ग टर्म नींव बनाने पर आधारित था, जबकि मोदी का मॉडल ग्लोबल ब्रांडिंग और त्वरित इमेज पर केंद्रित लगता है। विश्वगुरु सुनते ही हमें लगता है कि भारत हर मामले में टॉप पर है, लेकिन हकीकत थोड़ी जटिल है। आइए इसे अलग अलग पैमानों पर देखते हैं। UNDP की 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत का HDI रैंक 134 है, जो मिड लेवल देशों में आता है। इसका मतलब है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में हम अभी भी दुनिया के कई देशों से पीछे हैं। विश्वगुरु बनने के लिए टॉप 20 में आना जरूरी है। 2024 के GHI में भारत 115वें स्थान पर है। ये स्थिति वाकई चिंताजनक है, क्योंकि बच्चों में कुपोषण और भूख जैसी समस्याएं अब भी मौजूद हैं। क्या कोई देश भूख से जूझते हुए विश्वगुरु बन सकता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के 2024 आंकड़ों में भारत 159 देशों में 159वें स्थान पर है। मतलब हमारे यहाँ मीडिया की आज़ादी पर गंभीर सवाल है। एक असली विश्वगुरु देश अपने नागरिकों की आवाज़ दबाने के बजाय उन्हें और मजबूत करता है। 2024 में भारत 180 देशों में 176वें स्थान पर है। पॉल्यूशन, जंगलों की कटाई और पानी की कमी, ये सारी समस्याएं हमारे भविष्य को खतरे में डाल रही हैं। अगर धरती बची नहीं, तो विश्वगुरु बनने का सपना भी सिर्फ किताबों में रह जाएगा। हाँ, ISRO की चंद्रयान और मंगल मिशन जैसी उपलब्धियां दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करती हैं। IT सेक्टर में भी भारत एक ताकत है, लेकिन टेक्नोलॉजी का फायदा आम लोगों तक समान रूप से पहुंचे, ये अभी भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इंटरनेट स्पीड, डिजिटल साक्षरता और साइबर सिक्योरिटी में हम पीछे हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विश्वगुरु शब्द फिलहाल एक राजनीतिक नारा है, न कि वास्तविक स्थिति का वर्णन। उनके अनुसार भारत की कुछ उपलब्धियां शानदार हैं,
लेकिन जब तक गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता के मुद्दे हल नहीं होते, तब तक ये खिताब अधूरा है। आज का भारत कई क्षेत्रों में तरक्की कर रहा है, लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए सिर्फ चमकदार इवेंट्स और बड़े आंकड़े काफी नहीं होते। इसके लिए जरूरी है हर नागरिक का जीवन स्तर बेहतर हो, शिक्षा और स्वास्थ्य सभी तक पहुंचे। ग्लोबल मंचों पर हमारी आवाज न सिर्फ सुनी जाए, बल्कि उस पर अमल भी हो। अब भी हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें असली सुधार करने होंगे। सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलेगा।